गुड। थम्स अप का मीनिंग क्या होता है? फाइन? ओके। अच्छा, ठीक है। यस। और फंक्शंस के असाइनमेंट कैसे चल रहे हैं? कहाँ तक है असाइनमेंट्स? मैं अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। वैसे वीकेंड्स एन्जॉय किए या नहीं? हाँ? एवरीवन? नहीं? साक्षी बहुत असाइनमेंट्स में डूबी हुई थी। साक्षी, कितने असाइनमेंट्स कंप्लीट हुए बेटा? 50-50? अच्छा। अच्छा, ओके। क्या कर रही हो तुम साक्षी? इंजीनियरिंग या एमसीए? बीटेक इंजीनियरिंग, अच्छा, ओके। अच्छा, दो साक्षी है ना अपने पास? जिस साक्षी के नेक्स्ट वीक एग्जाम से, उस साक्षी को पूछ रही थी मैं। ओके, ओके। ओके, मुझे ये बताओ, फंक्शंस के तीनों टाइप की प्रैक्टिस की है सबने? एवरीवन? यस। ओके। एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ? फंक्शंस तक किसी को कोई भी डाउट है? नो? नाइस। मुझे इतना बताओ, फर्स्ट 4 असाइनमेंट्स कंप्लीट है सबके? एनीवन जिसकी फर्स्ट 4 असाइनमेंट्स अभी भी रिमेनिंग है? 1 2 3, या सिर्फ फोर्थ असाइनमेंट? एनीवन? ओके, नाइस। तो अब सब फंक्शंस पे काम कर रहे हो, राइट? तो आज उसी फंक्शंस में से हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं, दैट इज फंक्शन टाइप 4। और वो क्या है? यस। फंक्शन का टाइप 4 कौन सा है? परफेक्ट। विथ पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप, करेक्ट? परफेक्ट, विथ पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप। ओके। तो अभी तक के जो तीनों टाइप्स देखे थे, वो तो सब ठीक है। लेकिन जो मोस्टली यूज्ड फंक्शन का टाइप है, वो है टाइप 4। जनरली टाइप 4 के जो फंक्शंस होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। हाँ, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे, जो हम जावा में सीखने वाले हैं, पहले तो अपना थ्योरेटिकल होगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है जो हम जावा में करने वाले हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे हमें टाइप 4 की भी ज़रूरत नहीं लगती, फिर वहाँ पे अपने बहुत सारे टास्क टाइप 3 से ही कंप्लीट होते हैं। सो बेसिकली जो मोस्टली यूज्ड अपने फंक्शन के टाइप्स है, वो 2 है। फर्स्ट वन इज़ टाइप 3, सेकंड वन इज़ टाइप 4। तो जब आप भी खुद से इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, सम कंसोल लेवल एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए,
तो वहां पे भी आपको ये ट्राई करना है कि आप टाइप 3 और टाइप 4 से काम करें, ठीक है? मोस्टली बहुत सारे सिनेरियोज में हम टाइप 2 भी यूज करते हैं, जहाँ पे हमें पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत नहीं होती है एंड हम सिर्फ वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगेन, जो मैंने टाइप 2 और टाइप 3 में जो बोल रही हूँ, ये मोस्टली टाइप 2 एंड 3 ये मोस्टली यूज़ होते हैं अपने ओओपी के टाइम पे, ठीक है? इट विल बी यूज़फुल इन द ओओपी प्रोग्रामिंग। जब हम यूजिंग ओओपी कंसेप्ट अपने जावा में कोड लिखेंगे, तब टाइप 2 और टाइप 3 मोस्टली यूज रहेंगे। लेकिन जब सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ट्राई करो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स टाइप 3 सॉरी टाइप 4 के प्रोग्राम्स यूज करो, टाइप 4 के फंक्शंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द कोड कि एग्जैक्टली होता क्या है विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप में। सो लेट अस स्टार्ट। एज यूजुअल अपना एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन ही रहेगा। सो void मेन, यहाँ से अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन हमें एडिशन करनी है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अगर एडिशन ऑफ टू नंबर्स करनी है, हम बोल रहे हैं कि विथ पैरामीटर, सो ऑब्वियसली जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन को हमें पैरामीटर्स पास करने हैं, ऐसे पैरामीटर्स पास करने हैं जिनका हमें यूज है अपने फंक्शन में। जैसे कि अगर मुझे एडिशन का टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे अपने पास दो नंबर्स होना जरूरी है। तो इंटीजर n1 इज इक्वल्स टू 10, n2 इज इक्वल्स टू 20, ऐसे दो नंबर्स हमने इनिशियलाइज कर लिया। देन यहाँ पे हमने एडिशन फंक्शन को कॉल दिया। एडिशन इन ब्रैकेट एज अ पैरामीटर हमने n1 कॉमा n2 ये दो वैल्यूज भी पास किए। फंक्शन कॉल है तो एट द एंड हमने सेमीकोलन दिया। यहाँ पे अपना void main इस फंक्शन का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। देन लेट अस डिफाइन द फंक्शन। अभी तक हमें रिटर्न टाइप पता नहीं है, तो रिटर्न टाइप बिल्कुल भी नहीं देंगे। सबसे पहले फंक्शन कॉल में जो फंक्शन नेम हमने दिया था एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। सो एडिशन, देन हमने दो पैरामीटर्स पास किए थे n1 एंड n2। इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों, अब ये जो दोनों वेरिएबल्स है, दोनों पैरामीटर्स है, वो इंटीजर टाइप के हैं, तो उन्हें रिसीव करने के लिए भी हमें इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2। एज वी ऑल नो, दोनों फंक्शंस की स्टैक फ्रेम अलग अलग रहती है, और दो डिफरेंट स्टैक फ्रेम्स में अगर हम सेम वेरिएबल नेम यूज करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये n1 n2 अपने मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम में है, वेर एज ये n1 n2 अपने एडिशन फंक्शन की स्टैक फ्रेम में। क्यों? क्योंकि हाँ, इफ यू रिमेम्बर हमने दो लाइंस लिख के लिए थे, याद है? एवरी फॉर्मल पैरामीटर इज लोकल, फर्स्ट लाइन एवरी पैरामीटर इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड। तो इनिशियलाइज की कंसेप्ट तो हमें क्लियर है, लेकिन ऑल फॉर्मल पैरामीटर्स आर लोकल। इसलिए ये जो n1 n2 है, ये दोनों वेरिएबल्स अपने एडिशन फंक्शन के लिए लोकल है। एडिशन करने के लिए जो दो इंटीजर वैल्यूज चाहिए थी वो तो मुझे मिल गई। अब हम अभी तक क्या कर रहे थे? वैल्यू स्टोर करते थे, राइट? इंटीजर c इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अगर मुझे एडिशन फंक्शन में ही रिजल्ट प्रिंट करना है, तो मुझे n1 प्लस n2 के एडिशन स्टोर करना वगैरह जरूरी है, या फिर मुझे इस एडिशन पे आगे कुछ टास्क एग्जीक्यूट करने हैं, तो ये मुझे जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है। लेकिन अगर हमें इस एडिशन को रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न n1 प्लस n2 ऐसे भी लिख सकती हूँ। आई विल सिंपली राइट रिटर्न स्पेस और यहाँ पे n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 इनकी जो एडिशन है, दोनों इंटीजर वैल्यूज है। दो इंटीजर वैल्यूज की अगर हम एडिशन करते हैं, एट द एंड जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर ही रहेगा। दैट मीन्स जब हम बोलते हैं रिटर्न n1 प्लस n2, तो n1 n2 इस दोनों वेरिएबल में जो वैल्यूज है उनकी एडिशन होगी, और वो एडिशन हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। दो इंटीजर वैल्यूज की एडिशन इंटीजर ही रहेगी। तो एडिशन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा? यस एवरीवन? परफेक्ट।
अगर दो इंटीजर वैल्यू के एडिशन हम रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप ऑफ एडिशन फंक्शन विल बी इंटीजर। क्लियर है एवरीवन? ओके, अब यहां से वैल्यू रिटर्न की वो ठीक है, n1 प्लस n2 जो भी एडिशन थी वो डमी में थी, डमी से जो वैल्यू हमने रिटर्न की वो तो ठीक है, लेकिन वैल्यू रिटर्न करते टाइम डमी से की है, दैट्स फाइन, बट जहां पे आप रिटर्न कर रहे हो वहां पे उस वैल्यू को रिसीव करना मैंडेटरी है, नहीं किया तो फिर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगी, फिर आप उस एडिशन के साथ आगे कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इंटीजर r इज इक्वल्स टू जो भी आपको एडिशन की वैल्यू रिटर्न हुई है वो फंक्शन कॉल की वजह से हुई है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इंटीजर r इज इक्वल्स टू एडिशन n1 कॉमा n2 एंड देन सेमीकोलन। अब आपके r वेरिएबल के थ्रू एडिशन फाइनल मिल गई, so with the help of printf we can print the addition, so addition is equals to परसेंट d और अपनी एडिशन जो स्टोर है वो r वेरिएबल में है, सो कॉमा r एंड देन सेमीकोलन। अब अपने फंक्शन के पास रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है और पैरामीटर लिस्ट के लिए डेटा टाइप क्या यूज करना है वो भी पता है, सो नाउ वी कैन डिक्लेयर द फंक्शन, सो इंटीजर एडिशन इन ब्रैकेट इंटीजर कॉमा इंटीजर एंड एट द एंड सेमीकोलन, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है। फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए सेमीकोलन कंपलसरी है, डेफिनेशन के लिए ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इसलिए वहां पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। लेट अस सी द मेमोरी डायग्राम। हाँ, अभी के लिए मैं सिर्फ स्टैक ही ड्रॉ कर रही हूँ, ग्लोबल और हीप अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया। एज वी ऑल नो अपना एंट्री पॉइंट क्या होता है, मेन फंक्शन, तो अपनी स्टैक फ्रेम में सबसे पहले मेन फंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम असाइन होगी, एलोकेट होगी। मेन फंक्शन में एंट्री करते ही we are declaring n1 equals to 10, n2 equals to 20, so basically we are initializing the variables, दोनों भी इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, तो n1 में स्टोर होगा 10, n2 वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 20। दोनों के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो अगेन 4 बाइट्स की मेमोरी है। देन ऑन द नेक्स्ट लाइन वी आर कॉलिंग एडिशन फंक्शन, एज वी ऑल नो एवरी फंक्शन कॉल गेट्स न्यू स्टैक फ्रेम, तो सबसे पहले यहाँ पे एडिशन फंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी। देन वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स, फर्स्ट वन इज n1, सेकेंड वन इज n2। n1 पास होगा तो इस n1 वेरिएबल में हम रिसीव करेंगे। अब यहाँ पे एज वी ऑल नो बिटवाइज कॉपी होती है, तो मेन फंक्शन के n1 की जो वैल्यू है वो बिटवाइज कॉपी होके अपने एडिशन फंक्शन की n1 में आ जाएगा। परफेक्ट, तो यहाँ पे डेटा आ गया 10। सिमिलरली सेकेंड पैरामीटर हमने स्टोर पास किया था n2, वो n2 रिसीव होगा अपने एडिशन फंक्शन के n2 वेरिएबल में, अगेन बिटवाइज कॉपी विल हैपन और n2 वेरिएबल में जो 20 वैल्यू थी वो यहाँ पे एज इट इज बिटवाइज कॉपी हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे ऑन दी, अब सबसे पहले पैरामीटर्स पास किए, n1 n2 में रिसीव भी कर लिया। अब अपनी एक्चुअल एंट्री हो गई ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर, जहां पे फर्स्ट लाइन पे ही हमने लिखा है रिटर्न n1 प्लस n2। वैल्यू अगर कुछ रिटर्न करनी है तो अगेन वैल्यू रिटर्न करने के लिए जो अपना इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, वो राइट हैंड साइड से होना जरूरी है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमने ऑपरेशन लिखा है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे जो डेटा हमने लिखा है वो काम करेगा, उसके बाद हम रिटर्न तक जाएंगे। n1 प्लस n2, तो n1 की वैल्यू है 10, n2 की वैल्यू है 20, तो इनकी जो एडिशन है विच इज 30, ये यहाँ पे डमी में है, इट इज इन दी डमी, बट हम तुरंत उस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, तो एडिशन तो डमी में आ गई, लेकिन हमने इसे तुरंत रिटर्न किया अपनी मेन फंक्शन में, तो यहाँ पे आ गया आपका 30। जैसे ही हम वैल्यू रिटर्न करते हैं तो अपने फंक्शन की स्टैक फ्रेम पहले वैनिश हो जाएगी,
The moment we return the value, stack frame of that function get vanished. तो 30 तो पहले ही पहुंच गया, जैसे ही पहुंच जाता है हम उसे असाइन कर रहे हैं अपने आर वेरिएबल को। तो यहाँ पे अपने आर वेरिएबल को मेमोरी है ऐसा कह देते हैं। तो यहाँ पे है आर वेरिएबल के लिए मेमोरी। जैसे ही डमी से 30 वैल्यू आ गई, अगेन ये भी बिटवाइज कॉपी होके आपके आर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। एंड देन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ एडिशन इक्वल्स टू 30 हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के बाद एज वी कैन सी यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट है। जैसे ही क्लोजिंग करली ब्रैकेट दिखता है, इसका भी मीनिंग है अपना फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है। फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो अगेन अपने फंक्शन की स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगी। तो फंक्शन की स्टैक फ्रेम दो केसेस में वैनिश होती है। फर्स्ट वन इज वैल्यू रिटर्न करने पे, सेकेंड वन इज अपने फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने पे। तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स। क्लियर है एवरीवन? सो दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन टाइप 4। मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे एडिशन का टास्क एग्जीक्यूट करना था, तो मैंने दो नंबर्स पास किए। इन दो नंबर्स के साथ मुझे एक थर्ड वेरिएबल भी पास करने चाहिए था का, सो दैट आई कैन स्टोर द एडिशन इन दैट थर्ड वेरिएबल। क्या लगता है? एडिशन स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल पास करना जरूरी था क्या? n1 प्लस n2। ओके, अब मुझे ये बताओ, जब आप आपके घर में कोई फंक्शन रहता है और खाना बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो उन्हें सिर्फ सब्जियां देते हो या आप ही बर्तन लाके देते हो? बर्तन, या फिर उन्हें जो बर्नर की जरूरत होती है गैस की, उनके पास जो बड़ी वाली गैस शेगड़ी रहती है, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हो या आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास पहले से होती है? ओनली वेजिटेबल्स? परफेक्ट। तो अपना काम क्या है? फाइनल प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल जरूरी है, जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, हम बस उतना ही देंगे। फिर वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो गैस की जरूरत है, दैट मीन्स जो ऑपरेटर्स की जरूरत है, जो कंडीशंस की जरूरत है, वो कौन देखेगा? कॉन्ट्रैक्टर देखेगा। देन फाइनल आउटपुट जो सब्जी है या जो कुछ भी है, वो स्टोर करने के लिए जो बर्तन है, बड़े वाले पतीले, बड़े वाली कढ़ाइया एंड एवरीथिंग, ये भी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है क्या? नहीं। अगेन ये कौन देखेगा? कॉन्ट्रैक्टर खुद देखेगा। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, यहाँ पे मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स मतलब N1 और N2 ये दो वैल्यूज थी। ये दो वैल्यूज अगर मैं प्रोवाइड करती हूँ तो मुझे जल्दी से आंसर मिल जाएगा। फिर इन दोनों की एडिशन स्टोर करने के लिए अगर कोई थर्ड वेरिएबल लगता है या एडिशन करनी है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? अपने फंक्शन की। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करना है या फिर एडिशन स्टोर करने के लिए थर्ड वेरिएबल जो है, ये सारी चीजें हम एज अ पैरामीटर कभी भी पास करेंगे क्या? यस एवरीवन? एडिशन स्टोर करने के लिए थर्ड वेरिएबल हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे? नो। क्लियर है? ये जो वेरिएबल्स है इन्हें एज अ सपोर्टिंग वेरिएबल्स ट्रीट करो। और सपोर्टिंग वेरिएबल्स कभी भी एज अ पैरामीटर नहीं जाते हैं। सपोर्टिंग वेरिएबल्स को हम अपने फंक्शन में ही मेमोरी असाइन करते हैं। सो बेसिकली फंक्शन में ही उन्हें डिक्लेयर करते हैं, सो दैट जैसे ही अपना काम हो जाता है हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, हम वो फाइनल रिजल्ट रिटर्न करेंगे। और जो एडिशनल वेरिएबल्स थे, जो सपोर्टिंग वेरिएबल्स थे हमारे पूरे टास्क में लगने वाले, वो
अपने फंक्शन के साथ वैनिश हो जाएंगे। सो बेसिकली मेमोरी अपनी सेव हो रही, ठीक है। सारे वेरिएबल्स अगर आप मेन में लिखोगे, वो सारे पास करोगे, तो मेमोरी बहुत वेस्ट होगी। तो थोड़ा-सा हमें मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। देन सेकंड चीज़, थोड़ा लॉजिकली भी सोचना है। हाँ, अगर मैं थर्ड वेरिएबल सम ये वेरिएबल एज़ अ पैरामीटर पास करती हूँ, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। कोई भी मेरे कोड में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लेकिन ये जो अप्रोच है, वो गलत है। दैट्स व्हाई हम वो नहीं करेंगे। मैंने आपको ये बताया है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी आप कोडिंग करते हो ना, आपको 2 क्वेश्चन्स खुद से हमेशा पूछने हैं, ठीक है? हर वक़्त आप जो भी स्टेप कर रहे हो, ये आपको कन्फर्म करना है। कैन वी डू दिस? सो कैन आई पास थर्ड वेरिएबल टू स्टोर एडिशन? यस। कैन वी डू? यस। शुड वी डू? कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए क्या? यस, करना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? थर्ड वेरिएबल एज़ अ पैरामीटर मैं पास कर सकती हूँ, लेकिन ये करना चाहिए क्या? नहीं। तो ये 2 क्वेश्चंस हमेशा आपको खुद से पूछने हैं जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो। नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट बिट सॉल्यूशन, या ये सिर्फ असाइनमेंट के लिए, टेस्ट के लिए नहीं है। जब आप आपके जब आपको जॉब लग जाएगी, आप इंडस्ट्री में जाते हो, फिर भी एट दैट टाइम आल्सो ये एप्लीकेबल है। आप जो कुछ भी स्टेप ले रहे हो, आप वो स्टेप इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्या? यस। लेकिन करनी चाहिए क्या? फिर यहाँ पे आपको सोचना है कि करनी चाहिए क्या? क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग वहाँ पे गलत जा सकता है, और हमें वो थिंकिंग सीधे ट्रैक पे रखना है। कहीं पे भी वो इधर-उधर नहीं जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर खुद से क्लैरिटी नहीं आती है, तो डिस्कशन किया करो। कभी भी डायरेक्ट आंसर एक्सपेक्ट मत करो, किसी से भी। पहले खुद से सोचो, डिस्कस करो, और फिर आप खुद से आंसर बताना कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है? Yes. Anyone? Any doubt? आई होप आज भी आप सबने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, राइट? नहीं किया है, फिर भी सबके पास लैपटॉप है। तो अगेन, जैसे हमने टाइप 2, टाइप 3 के लिए किया था, सेम वैसे ही आज आपको फिर से फैक्टोरियल का कोड लिखना है यूजिंग फंक्शन टाइप 4, ठीक है? फंक्शन को इतने टाइप्स में डिवाइड किया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। डायरेक्टली अगर मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती और बताती यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया, कैलकुलेशंस किए और रिटर्न किया, लेकिन वाई का आंसर तो मिला ही नहीं। क्यों पैरामीटर पास किया, क्यों वैल्यू रिटर्न की? तो मैंने आपको चारों चॉइसेस दे दिए। ये 4 चॉइसेस है, इन चारों में से आप डिसाइड करो कि कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कौन सी टाइप का फंक्शन करेक्ट रहेगा। ओके? और अब आपकी चारों टाइप की प्रैक्टिस हो गई है, तो चारों टाइप यूज करना आता है। इसी के साथ अब आप डिसीजंस भी ले सकते हो जब आप ये 2 क्वेश्चंस पूछोगे, कैन बी एंड शुड बी। ये 2 क्वेश्चंस भी सोचने हैं और अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, बस 2 नहीं 5 मिनट के लिए मेरे पास ध्यान दो, ठीक है? अ, ओके। क्लासरूम में मैं जाती हूँ और पूछती हूँ कि आपकी क्लास में प्राजक्ता है क्या? ठीक है? तो मैंने सिंपल क्वेश्चन किया था, प्राजक्ता है क्या? तो जो भी थे वहाँ पे स्टूडेंट्स या फिर उस क्लास का क्लास टीचर, तो उन्होंने मुझे बता दिया, यस प्राजक्ता है। तो मुझे सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है कि प्राजक्ता उस क्लास में है, लेकिन मुझे प्राजक्ता से मिलना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। जो बात मुझे प्राजक्ता से मिलके कहनी थी, वो मैं डायरेक्टली प्राजक्ता की क्लास टीचर को बताऊँगी, और फिर क्लास टीचर जाके प्राजक्ता से बात करेगी।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने फंक्शन को पैरामीटर पास किया, मतलब मैंने क्लास टीचर को बताया कि क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, करेक्ट? फिर वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का काम क्लास टीचर ने किया। दैट मीन्स हमने फंक्शन को पैरामीटर पास किया, उस पैरामीटर की हेल्प से जो इम्प्लीमेंटेशन करना था वो अपने फंक्शन ने कर दिया। वो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ना वो क्लास टीचर मुझे आके रिटर्न में कुछ बताएंगे, ना प्राजक्ता आके मुझे कुछ बताएगी, क्योंकि प्राजक्ता को मैं पता भी नहीं। समझ में आ रहा है? दूसरी केस ऐसी है, प्राजक्ता से मुझे जो बात करनी थी, इन रिटर्न मुझे प्राजक्ता का ओपिनियन भी चाहिए। अब अगर मुझे प्राजक्ता का ओपिनियन चाहिए, तो आप ही बताओ, वो मैसेज मैं क्लास टीचर के पास भेजना सही रहेगा क्या? नो। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं क्लास टीचर से पूछूंगी प्राजक्ता है क्या? अगर वो कहते हैं यस, तो मुझे सिर्फ एस से काम नहीं चलेगा कि हाँ प्राजक्ता है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर मुझे वो बताएंगे कि प्राजक्ता कहाँ पे बैठती है, रो नंबर कॉलम नंबर, ये मुझे पता चलेगा, तो मैं करेक्ट प्राजक्ता के पास जा सकती हूँ। इन दिस केस मैंने सबसे पहले क्लास टीचर को क्वेश्चन किया, प्राजक्ता है क्या? दिस इज नथिंग बट मैंने कुछ तो इनपुट दिया। इन रिटर्न उन्होंने मुझे आउटपुट दिया कि प्राजक्ता का सीट नंबर या लोकेशन। फिर मैं प्राजक्ता के पास अगर जाती हूँ, उससे कुछ बात करती हूँ, अगेन जब मैं डिस्कशन करने के लिए उससे बात करती हूँ, तो मैंने इनपुट दिया। इनपुट देना मतलब पैरामीटर पास करना। इन रिटर्न प्राजक्ता ने मुझे रिस्पॉन्स भी दिया। दैट रिस्पॉन्स इज नथिंग बट रिटर्न टाइप। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल वगैरह हम आगे जाके देखने ही वाले हैं, लेकिन ये हम यहाँ यही से स्टार्ट करते हैं। Request is nothing but the parameter we are passing to the function. Response is nothing but value we are returning from the functions. तो ये एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस को जरूरत क्या है, फिर वो देख के आप डिसाइड करो कौन से टाइप का फंक्शन आपको यूज करना है, और फिर उसके हिसाब से काम करो। दैट्स इट। इसलिए हमने फंक्शंस को बाइफरकेट किया, सो दैट सारे टाइप के फंक्शंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और फिर डिसीजन मेकिंग ऐसे ही तुरंत नहीं आएगा। डिस्कशन करके आपको एंड रिजल्ट मिलेगा कि आपको कौन से टाइप का फंक्शन यूज करना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि चारों टाइप की प्रैक्टिस हो गई दैट मीन्स आप डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन लेने के लिए डिस्कशन ही करना होगा, लेकिन डिस्कशन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा और आपको जिस भी टाइप का फंक्शन इंप्लीमेंट करना होगा, वो आप तुरंत कर सकते हो, ये गारंटी है। ठीक है। हाँ, तो अभी आप फैक्टोरियल कैलकुलेट फैक्टोरियल का कोड यूजिंग टाइप 4 इंप्लीमेंट करो। होने के बाद मुझे सिर्फ डन करके बताओ, डी फॉर डन। और मीटिंग लेफ्ट मत करो, एक टास्क है जो टास्क कल के लेक्चर से पहले होना जरूरी है, तो वो टास्क मुझे देना है, इसलिए मीटिंग लेफ्ट मत करना। ओके।
ओके साक्षी। हाँ, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बताओ कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है एवरीवन। यस साक्षी, सौम्या, प्राजक्ता, जया, आकाश। ओके जया। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? करेक्ट साक्षी। और रिटर्न क्या करोगे? परफेक्ट। जब भी आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर जरूरी है। राइट। तो एज अ पैरामीटर नंबर जाएगा जो आपको यूजर ने दिया है टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। इस नंबर पे ऑपरेशंस करके, लूप वगैरह इटरेट करके आपको फैक्ट वेरिएबल में या जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो टू स्टोर द फैक्टोरियल,
उस वेरिएबल में फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। नंबर 5 है तो फैक्टोरियल वेरिएबल की कंप्लीट इटरेशंस के बाद वैल्यू रहेगी 120, तो वो वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। So we will return the value of factorial. We will pass the number as a parameter. Everyone, ये क्लियर है? यस, नो, फिर से एक्सप्लेन करना है? आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रिपीट करना है। ओके ओके, चलो सबसे पहले इतना ही देख लेते हैं कि फैक्टोरियल का लॉजिक क्या है। फाइन, तो हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था। अपने पास नंबर है, अब हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें इस नम वेरिएबल की वैल्यू मिलती है 5, सो सिंपली हमें क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। सो 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स को हमें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो स्टोर भी करना है। दैट्स वाई हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं विच इज नोन एज फैक्ट, जिसकी वैल्यू है 1। 1 to 5 देखा जाए तो सिक्वेंशियल रेंज हमें एक्सेस करनी है, और जब भी सिक्वेंशियल रेंज है दोनों में डिस्टेंस, या देखो 1+1 1+1 1+1 करके नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है, एक पैटर्न हमें मिल गया। सो यहाँ पे सिक्वेंशियल पैटर्न है तो हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। सो फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, अब इंटू 1 करते हैं तो कोई भी वैल्यू हो इंटू 1 करेंगे वही रहेगी। सो टू सेव वन इटरेशन or time required for one iteration, we can directly start our for loop from 2. So I equals to 2, I less than or equals to number, क्योंकि हमें इस नंबर को भी इंक्लूड करना है रेंज में, एंड देन I प्लस प्लस। विद द हेल्प ऑफ दिस लूप यहाँ पे हम सिंपली स्टोर करेंगे फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, और ये फॉर लूप कंप्लीट हो गए। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद हमें फाइनल फैक्टोरियल की वैल्यू मिलेगी जो हम डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जरूरी चीज क्या है, वो है नंबर, करेक्ट। तो जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है, वो हमें एज अ पैरामीटर आती है। तो अगर फंक्शन नेम है फैक्टोरियल, तो एज अ पैरामीटर हम क्या रिसीव करेंगे, इंटीजर नम, कि भाई आपको कौन से नंबर के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ तक ठीक हो एवरीवन? देन हम ही बोल रहे हैं फोर्थ टाइप का फंक्शन हम यूज करेंगे। तो फॉर लूप की हेल्प से फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो फैक्टोरियल वेरिएबल में फाइनल वैल्यू है वो हम रिटर्न कर सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करते थे। नाउ वी विल सिंपली रिटर्न दी फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पे मैं डिक्लेयर करना भूल गई हूँ, लेकिन ये इंटीजर फैक्टोरियल। अगर आप फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो फैक्टोरियल इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो एज अ पैरामीटर आप लेके आ गए नंबर, और फाइनल आउटपुट आपने आपने क्या रिटर्न किया, फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। क्लियर है एवरीवन? यस, प्राजक्ता, सौम्या, ओके। हाँ, यहाँ पे मेन फंक्शन सिर्फ मिसिंग है, वी विल कवर इट ऑल्सो। वॉइड मेन, यहाँ पे हम सिंपली इंटीजर फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल देंगे। अभी के लिए इस फैक्टोरियल फंक्शन को मैं हार्ड कोडेड वैल्यू मतलब डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू पास कर रही हूँ 5। यहाँ से मैंने वैल्यू पास की, यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू रिसीव की, एंड देन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ वी कैन प्रिंट फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू %d और अपने फैक्टोरियल की वैल्यू।
ओके, एवरीवन क्लियर है? तो इस फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या रहेगा? Yes. What will be the function declaration for this function definition? चैट बॉक्स में सिर्फ टाइप करके सेंड कर दो। परफेक्ट। इंट फंक्शन नेम गलत हुआ सौम्य। इंट फैक्टोरियल इन ब्रैकेट इंटीजर नम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंटीजर लिखेंगे, बिकॉज इन डिक्लेरेशन वी राइट ओनली डेटा टाइप। अगेन शॉर्टकट मत लो, मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा है, अभी के लिए वो फैक्टोरियल ही टाइप करो, ठीक है? देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान में रखना, फंक्शन नेम और वेरिएबल नेम कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वेरिएबल नेम भी फैक्ट है और फंक्शन नेम भी फैक्ट है, ये अलाउड ही नहीं है, ये नहीं चलेगा, तो ये फिक्स रखो दिमाग में। यही हो रहा था। ओके। हाँ, तो अपना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या है, फंक्शन नेम है या वेरिएबल नेम है। करेक्ट जया, फंक्शन नेम यहाँ पे फैक्टोरियल है। यस, डिक्लेरेशन में एट द एंड सेमीकोलन रहेगा। करेक्ट साक्षी। ओके, तो जो टास्क आज आपको ट्राई करना है, आई थिंक आप सबको पता है ना, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स हमने बेसिक एल्गोरिदम्स में ही देखा था, राइट? स्वैप टू नंबर्स। अब सेम कोड आपको करना है, तो टास्क लिख के लो, स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन टाइप 4। ठीक है, दो नंबर स्वैप करने हैं और स्वैप की हुई वैल्यूज आपको प्रिंट करनी है, लेकिन फंक्शन टाइप 4 की हेल्प से। टास्क क्लियर है एवरीवन? ओके, परफेक्ट। हाँ, और ये टास्क कल लेक्चर से पहले होना चाहिए। ओके, और इस टास्क के लिए लैब ट्रेनर्स का दिमाग मत खाओ, आप ट्राई करो और मुझे कल बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम डिस्कस करके इसका फाइनल आंसर देखेंगे। करेक्ट सौम्य, तो सॉल्व करने की कोशिश करो। आई नो ये नहीं होने वाला, इसीलिए बोल रही हूँ कि लैब ट्रेनर्स का दिमाग मत खाओ, इस पे हम कल डिस्कशन करेंगे। ओके। यस। ओके, और किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? चलो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। एक मिनिट मॅम. हाँ आकाश बोल। मॅडम ते फ्रायडेला आहे ना, ते हे झालं होतं सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचं इंट्रोडक्शन. हाँ तर मॅडम ते मी सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचा कोर्स घेतलाय ना, ओके। आणि त्यासाठी तर सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचं ते इंट्रोडक्शन दाखवलं, तर ते मला ती पीपीटी पाहिजे होती. ते मॅडमला पण बोललो होतो आणि ग्रुपवर पण मेसेज टाकला होता. पण ते वाटतं मॅडमने बोलले की ते सेशनमध्ये सांग म्हणजे परवाला. सांगायला म्हणजे अच्छा, मॅडमला. त्यासाठी ओके मी ठीक है। तुम्हाला
मी एकदा ऍडमिन हा, टीमला दीपिका मॅमनी सांगते. घेतलं होतं. हो, हो. मी एकदा ऍडमिन टीमशी बोलते आणि जर हा ते पीपीटी देणार नसतील, तर मी तुला तसं सांगेल. ठीक आहे? हा, ठीक आहे, चालेल. तर मी ऍडमिनशी बोललो होतो आणि मी ग्रुपवर पण मेसेज केला होता. म्हणजे मग ह्याच्या त्यांनी व्हॉट्सअप रिप्लाय काय ग्रुपवर. दिला? नाही नाही, मॅडम वाटतं ते ग्रुपवर वाटतं नव्हत्या, पण ते मॅडम बोलल्या ते ग्रुपवर मेसेज टाकते, ऍडमिन होते ते, म्हणजे ते ऍडमिन आहेत ना मला कॉन्टॅक्ट मध्ये. अच्छा, ओके, ओके. ठीक आहे. मी सांगते तुला. ठीक आहे? ठीक आहे, तू धन्यवाद. पेड ग्रुपमध्ये आहेस का? पेड ग्रुप? सॉफ्टवेअर ओनली टेस्टिंगचा मी ग्रुप? सॉफ्टवेअर टेस्टिंगच्याच. हा, म्हणजे 7 नोव्हेंबर आहे का? हां, करेक्ट. अच्छा, हा, मग त्या ग्रुपमध्ये आहे. आय थिंक मला वाटतं त्या ग्रुपमध्ये सर अमोल सर पण आहेत, आदेश सर पण आहे वाटतं. अच्छा, ठीक आहे, चालेल. काय माहित ना, हा वाटतं. मॅडम पण ऍडमिन पण आहेत. मला म्हणजे त्या ग्रुपमध्ये ऍड केलं वाटतं. काय फॅकल्टी आहेत, टीचर आहेत त्या ग्रुपमध्ये, पण काय तू माहित नाही फीज मला. पे केलेत ना, त्यामुळे तिथे फीस ऍड दोन्ही केलंय पण पे तुला. केले. हा, हां, म्हणजे दोन्ही म्हणूनच पण ऍड फीस. केलंय. हा हा, मग तोच पेड ग्रुप काय? हां, ओके ठीक ओके, आहे. मग मी आहे वाटतं. सांगते. तिथे हा, येईल तुला पीपीटी. ठीक आहे, थँक्यू. येस. टाइप 2 नहीं साक्षी, टाइप 4 से ही ट्राई करना है कंपल्सरी. ओके? यस. चलो, बाय बाय एवरीवन.